एसक्यूएल इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उसमें से डाटे को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है, उस डाटे को आपने देखना है, तो आप बेसिकली एसक्यूएल यूज़ करते हैं। एसक्यूएल जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है, इसमें बेसिकली इसका बेसिक सिंटैक्स वो ये है। इसी एक सिंटैक्स में उन्होंने बता दिया है कि जी सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे कैसे यूज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो आपको उस टेबल के तमाम कॉलम नज़र आ जाएंगे। अगर आप स्टैटिक नहीं करते, आप लिख देते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और कॉलम का नाम दे देते हैं और फ्रॉम टेबल नेम दे देते हैं, तो उस सूरत में भी आपको डिस्टिंक्ट कॉलम नज़र आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसके भी एग्जांपल भी दूंगा। इसके अलावा डिस्टिंक्ट के साथ आप एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और कॉलम का नाम दें, एक्सप्रेशन का नाम दें, उसके साथ आप उसका एलियस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, मैं भी आपको उसको करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो उसने आपको सारे टेबल्स के सारे कॉलम शो कर दिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP, तो उसने क्या किया, यूनिकनेस ख़त्म करके, वैसे अगर हम जॉब लिखते तो उसके अंदर 14 रिकॉर्ड्स थे, 14 के 14 शो हो जाते, लेकिन आप देखें सेल्समैन 3 दफ़ा आ रहा है। अगर मैं डिस्टिंक्ट जॉब कर दूंगा तो वो 3 की बजाय 1 दफ़ा शो करेगा। ठीक है, जॉब के साथ आप सिर्फ एक के बजाय एक से ज़्यादा कॉलम भी डिस्टिंक्ट में डाल सकते हैं, फिर वो दोनों की यूनिकनेस चेक करेगा। अब मैनेजर और 20 दोबारा रिपीट नहीं करेगा। देखिए मैनेजर 30 रिपीट किया, मैनेजर और 10 रिपीट किया, तो ये डिस्टिंक्ट की होगी। इसके अलावा आप कॉलम की लिस्ट भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं सिलेक्ट जॉब डिपार्टमेंट नंबर, तो उसने आपको जॉब और डिपार्टमेंट नंबर की लिस्ट दिखाई। डिस्टिंक्ट के साथ एक और चीज़ भी यूज़ होती है, उसको हम डिस्टिंक्ट यूज़ कर लें या यूनिक लिख लें, एक ही बात है। डिस्टिंक्ट का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और यूनिक का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आखिरी चीज़ है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है ऑरिकल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, कि सिलेक्ट ई नेम जॉब, आपने सैलरी, तो यहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं। अगर आप सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 और इसका एक एलियस दे दें एनुअल सैलरी, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। एलियस के दरमियान स्पेस नहीं होती। ठीक है, ऐसे हम नहीं लिख सकते, वो आपको एरर देगा। अगर आपने नहीं देना है एलियस, तो आप फिर उसको आप स्पेस के साथ फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर। जो इसका प्रॉपर मेथड है एलियस देने का, वो क्या है कि आप एज लिखें और आगे उसका जो भी एलियस आपने देना है वो दे दें। एज का कीवर्ड ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं देना चाहते तो वो फिर भी समझ जाएगा कि आप ये एलियस दें, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप एज का कीवर्ड यूज़ करें। तो ये बेसिकली आपका पहली जो वो है वो आपको समझ आ गई। सिलेक्ट आपको बताता है कि आपने कौन से कॉलम या कौन सी एक्सप्रेशन उठानी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट ये बताता है। और फ्रॉम जो क्लास होती है, बेसिकली क्लास है, सिलेक्ट भी एक क्लास है, फ्रॉम भी एक क्लास है, वेयर भी एक क्लास है, ऑर्डर बाय भी एक क्लास है। जो सिलेक्ट क्लास होती है इसके अंदर आप कॉलम या एक्सप्रेशन देते हैं, फ्रॉम क्लास के अंदर आप टेबल का नाम या व्यू का नाम देते हैं। व्यू क्या होते हैं हम आगे चलते हैं। तो ये मेरी पहली स्लाइड जो है वो कंप्लीट होगी। अब इसने लिखा सिलेक्ट ऑल कॉलम, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स किया तो डिपार्टमेंट के तमाम कॉलम्स शो हो गए। इसी तरह से सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, डिपार्टमेंट के टेबल में उसने 2 कॉलम सेलेक्ट किए, दोनों शो हो गए। जैसे हमने एम्प्लॉय के टेबल में ये 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे। एक्सप्रेशन ख़त्म कर दें तो ये 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए। ठीक है जनाब। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बेसिकली ये है राइटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, या आप यूँ लिख लें ये, यानी कि इसके अंदर वो अपर और लोअर केस, ये छोटी ABC या बड़ी ABC आप मिक्स लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहने का मकसद ये है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी 1 और मोर लाइन। ये देखिए हमने एक से ज़्यादा लाइन पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी। हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया फ्रॉम। तो ये देखिए 2 लाइनों में हमने लिखा है। उसको कैसे पता चलेगा, उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर से पता चलेगा, सेमी कॉलन से, कि मैंने अपनी स्टेटमेंट लिख ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रिविएटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइन, यानी कि वो ये नहीं कह, आप ये नहीं लिख सकते सैली, आपको पूरा सिलेक्ट ही लिखना है, आप एब्रिविएशन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप फ्रॉम का FR लिखने और OM अगले पेज पे ले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वो ये बात करना चाह रहा है, क्लासेज आर कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रिविएटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइंस। क्लासेज आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइंस। सेलेक्ट क्लास जो है वो एक लाइन में लिखी जाती है, फिर फ्रॉम लिखी जाती है। आप यूँ भी लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कहता है हर क्लास को अलग-अलग लाइन में लिखें। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, अब ऑर्डर बाई क्लास है तो उसको आपने सेपरेट लाइन में लिख दिया, तो आपने लिख दिया ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर, तो ये देखें आप सेपरेट लाइन पर लिख रहे हैं। इंडेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस रीडेबिलिटी। इंडेंट से क्या मुराद है, इंडेंट से मुराद ये है
कि जब आप क्यूरी लिखते हैं तो इंडेंटेशन करते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं अभी एक काम कर रहा था, यहीं पे बैठ के काम खोल लेता हूँ। उसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी स्लैक स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं आपको कहीं पे भी दिखा सकता हूँ, एक सेकंड होल्ड। जैसे देखें मैंने ये इंडेंट यूज़ किया, इंडेंटेशन यूज़ किया। इफ़ के बाद मैं सिलेक्ट डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ी सी स्पेस रखी। ठीक है, क्यों रखी? ताकि रीडेबिलिटी हो, समझ आ रही हो। देखें अब ये कोड की रीडेबिलिटी है कि इफ़ एंड इफ ख़त्म, इफ़ एंड इफ, और इसके अंदर मैंने ये कोड लिखा, मुझे यहाँ से पता चल गया इफ़ यहाँ शुरू हो रहा है एंड यहाँ हो रहा है। तो बेसिकली इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे अब देखें इसने ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन किया, अल्टर स्टेटमेंट यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है। वो यूँ भी लिख सकता था, लिखने वाला यूँ भी लिख सकता था। ठीक है, ऐसे। लेकिन उसने क्या किया, इसको खूबसूरत बनाने के लिए उसने इसके अंदर इंडेंटेशन कर दी है। ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि रीडेबिलिटी भी, आपको पढ़ने में आसानी है। ठीक है, और देखिए अब इसने इनिशियल को मजीद आगे ले गया, सिर्फ कहने का मकसद ये रीडेबिलिटी के लिए। तो इसलिए इसने जो ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, इंडेंट्स आर यूज टू इन्हांस रीडेबिलिटी इन एसक्यूएल डेवलपर। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी ऑप्शनली टर्मिनेटेड बाई सेमीकोलन, कि आप इसको सेमीकोलन के अंदर आप टर्मिनेट करते हैं। सेमीकोलन आर रिक्वायर्ड इफ यू एग्जीक्यूट मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अगर आपने मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करना है तो बीच में सेमीकोलन लगा देंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक स्टेटमेंट ये लिखी और आपने ये लिखी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी। अब आपने दो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है। अब हम दोनों को रन करते हैं। मैंने कंट्रोल एंटर किया, इनवैलिड कैरेक्टर, एक सेकंड। ये देखें अब मैंने दोनों को इकट्ठा रख के एग्जीक्यूट किया। तो उसने पहले क्या किया, पहले उसने ऊपर वाली स्टेटमेंट रन की और नीचे के बाद उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट हमने रन की। तो वो बेसिकली ये बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एसक्यूएल प्लस जो होता है उसके अंदर आप एसक्यूएल डेवलपर जो है, हम तो टोड यूज़ करें, लेकिन एसक्यूएल डेवलपर अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर हम एसक्यूएल प्लस यूज़ कर रहे हैं जैसे उमर कर रहा है, तो उसको एसक्यूएल प्लस में सेमीकोलन डालना उसके लिए मस्ट होता है। इसी तरह से कॉलम हेडिंग डिफॉल्ट से क्या मुराद है, अगर वो देखा है, वो हर टूल अपना अपने अपने टूल्स का बता रहा है, क्योंकि ऑरिकल के दोनों टूल्स हैं, एसक्यूएल डेवलपर और एसक्यूएल प्लस, तो दोनों का बता रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एसक्यूएल प्लस खोल लेता, ठीक हो गया, और मैं यहाँ पर मैंने यहाँ से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्टी, सेट लाइन साइज 1000, ये। अब देखें ई नेम जो है ना, ई नेम की हेडिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। मैं इसको एक सेकंड मार्क करता हूँ। ये देखें, ये मेरा ई नेम चल रहा है। मुझे कैसे पता चला, मैंने इस लाइन को देखना है ये। लेकिन आप देखें ये लेफ्ट साइड पे है, हेडिंग्स जो है आपकी ई नेम लेफ्ट साइड पे है, जॉब की हेडिंग भी लेफ्ट साइड पे है। लेकिन अगर आप हायर डेट को देखें तो हायर डेट जो है ना वो सेंटर में आ रहा है, इस लाइन के सेंटर में आ रहा है। इसी तरह से जो मैनेजर है MGR का कॉलम, ये भी राइट साइड पे आ रहा है, अब ये लेफ्ट साइड पे नहीं है। तो वो इसको वो कह रहा है कॉलम हेडिंग डिफॉल्ट्स के सीक्वल प्लस के अंदर कैरेक्टर्स एंड डेट कॉलम आर लेफ्ट अलाइंड, के डेट कॉलम जो होते हैं और जो कैरेक्टर कॉलम होते हैं लेफ्ट होते हैं, नंबर कॉलम्स जो होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं। तो ये MGR जो कि नंबर कॉलम था इसलिए ये राइट साइड पे है। इसको अगर आपने मजीद समझ नहीं आ रही, मजीद समझना है, मैं एक्सेल खोल लेता हूँ, आपको एक सेकंड में समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ मैंने एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, सैलरी, इस तरह मैं एम्प्लॉय नंबर 1 लिखा है। ये देखिए ये राइट साइड पे आ गया। अली लिखा तो ये लेफ्ट साइड पे, अली इधर नहीं आया, अली राइट साइड पे नहीं आया, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, नंबर्स जो होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, कैरेक्टर और डेट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो वो बेसिकली आपको ये बता रहा है। और वो कहता है हेडिंग्स नॉर्मली अपर केस में शो होती हैं। अगर आप इन हेडिंग्स को गौर से देखें, कि मैं हेडिंग को देखता हूँ तो ये देखें एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, ये अपर यानी कि बड़ी ABC में नज़र आ रहा है। यही वो आपको बताना चाह रहा था। नंबर कॉलम्स हेडिंग्स आर राइट अलाइंड,
ठीक है, लेकिन एसक्यूएल डेवलपर में डिफरेंट है। वो कहता है डिफॉल्ट हेडिंग अलाइनमेंट सेंटर, डिफॉल्ट हेडिंग डिस्प्ले अपर केस। एसक्यूएल डेवलपर में डिफरेंट है, एसक्यूएल प्लस में डिफरेंट है। ठीक है, टोड जो है वो तकरीबन एसक्यूएल प्लस की तरह ही काम कर रहा है। बहरहाल ये कॉलम हेडिंग डिफॉल्ट्स हैं। उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। मैंने आपको ये स्लाइड बता दी, उसके बाद आगे चले गए, मैंने ये स्लाइड भी बता दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। जो ऑरिकल है इसके अंदर वही जो मैथमेटिक्स के रूल हैं वही रूल्स हैं, साइन भी ऑलमोस्ट वही हैं। प्लस के लिए प्लस है, माइनस है, स्टैरिक जो है मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, और स्लैश जो है वो डिवाइड के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2+2, ठीक है, फ्रॉम डूअल, एंटर किया तो उसने मुझे ये 4 शो कर दिया। डूअल क्या है? डूअल कोई डेटाबेस का टेबल नहीं है, ठीक है, बेसिकली एक डमी टेबल बना दिया गया है। क्योंकि अब 2+2 फ्रॉम एम्प्लॉय तो नहीं लिख सकते। अगर मैं फ्रॉम एम्प्लॉय लिखूंगा भी वो शो तो कर देगा, लेकिन वो 444 जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने ही वो 4 शो करेगा। डुअल के अंदर एक ही एंट्री हुई है। अगर मैं डुअल के डाटा के अंदर जाऊँ और देखूँ तो डुअल के अंदर सिर्फ एक्स की एक एंट्री हुई है। जस्ट ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि अगर हमने कोई ऐसा काम जो डाटाबेस में से क्यूरी नहीं करना, बल्कि हमने कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ टाइम देखना है, मैंने सिस डेट देखनी है, तो मैं डुअल लिखूंगा। क्योंकि सिस डेट किसी टेबल में नहीं पड़ी हुई है, तो देखें इसमें डेट और टाइम दोनों शो हो गए। तो ये डुअल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। अच्छा, अब बात हो रही थी बेसिकली हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट 2+2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने लिख दिया तो उसने कैलकुलेशन कर दी। अच्छा, इसमें नॉर्मली जो कैलकुलेशन का रूल है वो ही डिमास है। डिमास क्या होता है? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमने रूल यूज़ करना है इसके अंदर। सबसे पहले वो डिवाइड करेगा। अब उसने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने से 1 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद 2 और 1 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, और 2 और 2 किया और 4 आ गया। अगर हम इस रूल को ओवरराइड करना चाहते हैं तो फिर हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। अब जब पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, अब डिमास जो है वो ओवरराइड हो गया। पहले अब वो क्या करेगा? पहले 2+2 करेगा 4 मल्टीप्लाई 4 करेगा। अब ये 4 इसने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इसने इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो फिर उसके बाद इसने डिवीजन का रूल अप्लाई किया, डिवीजन कर दिया, तो ये आ गया 4+1। ठीक है, अब आंसर देखें तो अभी भी 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूँ लिख दूँ सेलेक्ट 2+2 मल्टीप्लाई बाई 2 फ्रॉम डूअल, तो अक्सर स्टूडेंट जो समझते हैं इसका आंसर जो है वो 8 आएगा। वो 8 इस तरह सोचते हैं कि पहले वो डिवाइड प्लस कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, 8 आ सकता है अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना रिजल्ट 8 लाना है, तो 2+2 और इस तरह से आप 8 करके चलेंगे। उसका बेसिकली जो रूल है वो ये है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद तो ये हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करना। जैसे अभी मैंने सैलरी मल्टीप्लाई बाई 12 किया था, इसने सैलरी प्लस 300 कर दिया। यूँ भी कर सकते हैं, हम यूँ भी कर सकते हैं कि सिलेक्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाई सैलरी प्लस कमीशन EMP। तो उसने क्या किया, सैलरी और कमीशन को ऐड कर दिया। अब मैं कहता हूँ मुझे सैलरी भी शो करो, मुझे कमीशन भी शो करो, और मुझे बंदे का नाम भी शो करो। तो ये मुझे उसने शो कर दिया। उसने कहा जी सैलरी 800 थी, कमीशन ऐड हो गई, ये नल आ गया। ये नल क्यों आ रहा है सोलन? तो यहाँ 800 आना चाहिए। नल इसलिए आ रहा है कि ऑरिकल का रूल है कि अगर आप ऑरिकल के अंदर कोई भी नल चीज़, नल से मुराद कुछ भी नहीं है, नल है, कोई भी चीज़ वो करेंगे तो रिजल्ट जो है वो नल ही आएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से समझ लें कि सेलेक्ट 2+ नल फ्रॉम डूअल। अब हमने 2 वैल्यूज़ को किया तो देखें रिजल्ट नल आ रहा है, ठीक है। नल जो है हमने सेट्स पढ़े थे, एम्प्टी सेट, खाली सेट, अगर आपको याद हो मैथ्स के अंदर, तो नल को एग्जैक्टली आप वही कंसिडर करें, ठीक है। इसके लिए फिर एक फंक्शन यूज़ होता है एनवीएल। एनवीएल क्या करता है? वो कहता है कि जहाँ पर भी कमीशन नल आए ना, वहाँ तुमने 0 शो कर देना है। इसको बेस्ट अगर समझना है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट में अभी आपको करके दिखाता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिए। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर 0 किया, यहाँ मैंने एनवीएल किया, और उसको देखें अब जहाँ नल था वहाँ उसने 0 किया, और साथ मैंने यहाँ पर भी नल करवा के उसके साथ ऐड करवा दिया। तो देखें इसने अब वो 800 जहाँ पड़ा हुआ है नल है,
वहाँ उसने 0 करके 800 लाया, तो मैंने साथ ही आपको नल के बारे में भी बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड बनती है वो बनती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। अगर आप चाहते हैं कि पहले प्लस हो तो उसने पहले ब्रैकेट्स लगा दी। ठीक है, अगर ना नहीं लगाते तो पहले मल्टीप्लाई करता फिर प्लस करता। तो ये बेसिकली ऑपरेटर के बारे में हमें बताया। नेक्स्ट स्लाइड्स के बारे में वो हमने नल वैल्यूज के बारे में बताया कि नल वैल्यू इज इन अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन और इनएप्लीकेबल। मतलब नल वैल्यू बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक हो गया। अगर ये हम किसी वेरिएबल को असाइन कर दें तो उसके अंदर भी नल ही होगा, ये खाली है, बिल्कुल खाली। जैसे बॉक्स है वो खाली बॉक्स होता है, इसके अंदर अगर आप 1 डाल दें तो हम कहेंगे बॉक्स के अंदर 1 है, 0 डाल दें तो हम कहेंगे बॉक्स के अंदर 0 है। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो नल होगा। तो ऑरिकल का मतलब ये होता है नल। नल का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई 0 है या कोई ब्लैंक स्पेस है। नल का मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर कोई यूं स्पेस बार से स्पेस दबा दी तो वो नल हो जाएगा। नो, नल का मतलब नल है, खाली है। स्पेस की भी एक वैल्यू होती है कंप्यूटर्स के अंदर, आईटी के अंदर। लेकिन जो नल है वो बिल्कुल नल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अनअसाइंड है, अनअवेलेबल है, कुछ भी नहीं है वो। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये नल वैल्यूज की उसने एक एग्जांपल दे दी कि नल के साथ को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नल आएगा। उसके बाद मजीद आगे चले गए, उसने कहा जी डिफाइनिंग अ कॉलम एलियस। कॉलम की अगर आपने एलियस देना है, कोई हेडिंग देनी है तो हम दे सकते हैं। रीनेम अ कॉलम हेडिंग, हम कॉलम हेडिंग को रीनेम करते होते हैं। इज यूजफुल विद कैलकुलेशंस। मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ पर एलियस नहीं दिया तो देखें इसकी हेडिंग क्या आ रही है, कि बड़ी अजीब सी हेडिंग आ रही है। लेकिन अगर हम यूँ लिख दें सैलरी कमीशन, तो ये देखें अब हेडिंग हमें सैल कमीशन आ रहा है, तो ये इसको हम एलियस बोल रहे हैं, हेडिंग को एलियस बोल रहे हैं। मैंने बताया था साथ एज लगाएं तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो ये हमने साथ एज लगा दी। इस तरह इमीडिएट फॉलो द कॉलम नेम, जो भी हम एलियस देते हैं कॉलम के फौरन बाद होता है। देयर इज आल्सो द ऑप्शनल एज कीवर्ड बिटवीन कॉलम नेम एंड एलियस रिक्वायर्ड अ डबल कोटेशन मार्क्स इफ इट कंटेन्स स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई इस तरह का कोई स्पेशल करेक्टर दे दिया इस तरह का, तो वो देखें वो पागल हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रही। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर डबल जो है वो आपने इस तरह से वैल्यू दे दी। लेकिन ये जो करेक्टर है ये भी कोई अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अब आपको सही समझ आएगी। ये देखो, ठीक हो गया। ये आप कह रहे हैं कि सैलरी प्लस कमीशन मैंने किया हुआ है, तो अब आपने यहाँ पर डबल कोट्स दे दी। इसी तरह से ये भी आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद कहता है कि जब आप डबल कोड दे देते हैं तो फिर वो केस सेंसिटिव हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने सैल को एल छोटा कर दिया तो देखें यहाँ पर भी अब एल छोटा आ रहा है, तो अभी केस सेंसिटिव हो जाएगा। नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं अच्छी समझी जाती कि आप जो है वो एलियस के साथ डबल कोट्स यूज़ करें, तो ये भी प्रैक्टिस अच्छी नहीं समझी जाती। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। इसने एलियस की एग्जांपल्स दी हुई हैं, एनुअल सैलरी को उसने डबल कोड में डाल दिया इस तरह से आपको सिर्फ समझाने के लिए। एग्जांपल्स को फॉलो किया करें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कनकैटिनेट, कनकैटिनेशन ऑपरेटर। कनकैटिनेशन कॉन्केट करने का क्या मतलब होता है कि हमने दो वैल्यूज़ को जोड़ दिया। ठीक है, हमने बीच में कोई ग्लू लगा दी, हमने उसको गम लगा दी। ये देखें हमने दो कॉलम को जोड़ दिया। अब देखें उसने जोड़ के जो है वो यहाँ पर हमें वैल्यू शो कर रहा है। तो मैंने ई नेम लिखा, फ्रॉम ई एम पी लिखना था, मैंने डुअल लिख लिया, इस वजह से वो एरर दे रहा है। ये देखें अब इसने दो वैल्यूज़ को जोड़ दिया। अब ये जोड़ने के बाद अब ये एक कॉलम बन गया। अब ये दो कॉलम्स नहीं है, हमने इनको जोड़ दिया। अब इसका हम एक नाम दे सकते हैं, हम कहते हैं एम्प्लॉय नंबर एंड ई नेम। हमने हेडिंग दे दी, ये देखें उसने हेडिंग दे दी। आप अगर बीच में कुछ स्पेस देना चाहते हैं स्पेस दें, और इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। नंबर ई नेम और हमने इसकी हेडिंग दे दी। क्या एरर आ रहा है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर आप कह देते हैं जी एम्प्लॉय नंबर एंड का लफ्ज़ बीच में डाल देते हैं तो एंड भी आ गया। तो हम इस तरह से बीच में, तो ये कंकैटिनेशन का ऑपरेटर उसने डाला, उसकी एग्जांपल आपको मैंने दे दी। लिटरल करैक्टर स्ट्रिंग्स, जो भी चीज़ सिंगल कोट्स के अंदर होती है उसको लिटरल करैक्टर बोलते हैं ऑरिकल के अंदर। तो ये मैंने आपको लिटरल करैक्टर की भी एग्जांपल दे दी। उसने कहा लिटरल करैक्टर इज अ नंबर और एनी डेट दैट इज इंक्लूडेड इन जो इन select statement. Date and character letters values must be enclosed by a single quotation marks. Each character string is output once for each row. तो मिसाल के तौर पे इसने एग्जांपल ये जो बात कर रहा है, मिसाल मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट, तो कुछ भी लिख देता हूँ राइज ईशान फ्रॉम EMP।
अब राय ज़ीशान कोई कॉलम नहीं है, लेकिन उसने हर रिकॉर्ड के साथ उसने रिपीट होना है। अगर मैं साथ डाल दूँ राय ज़ीशान, ठीक है, और मैं लिख दूँ आगे इज़, कॉलम दे दूँ और आगे लिख दूँ जॉब, तो यह राय ज़ीशान इज़ अ क्लर्क, राय ज़ीशान सेल्समैन, ठीक है, कॉलम में ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें आपको राय ज़ीशान इज़ अ क्लर्क इज़ अ सेल्समैन, तो ये हर रो के साथ रिपीट होता है करेक्टर लिटरल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी करेक्टर लिटरल हो गया, ठीक है, लिटरल स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं जी। उसके बाद अल्टरनेट क्यू ऑपरेटर, स्पेसिफाई योर ओन कोटेशन मार्क्स, डेलीमीटर, ठीक हो गया। चूज़ एनी डेलीमीटर इंक्रीज रीडेबिलिटी, मिसाल के तौर पे उसने लिखा हुआ है कि ये अगर हमने कहीं पे कोट यूज़ करना है, ठीक है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसी क्यूरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मुझे इसका सिंटैक्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। सेलेक्ट, सॉरी, नेम, उसके बाद मैंने कॉन्केटिनेट किया, उसके बाद मैंने क्यू साइन दिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा इट्स एन इट्स सॉरी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ये इसने ऐसे क्यों किया है, अगर मैं ये कोड यूज़ ना करता, मैं ये रिज़ल्ट बगैर इसके देना चाहता हूँ जी, मैं दे सकता हूँ, लेकिन चैलेंज कहाँ पर आएगा, चैलेंज आएगा मैं यहाँ पर मैंने सिंगल कोड दिया। अब देखें, अब मैं इसको रन करूँगा, मुझे एरर दे रहा है। रीज़न ये है कि बीच बीच में आपको ये पास्ट ऑफ भी नज़र आ रहा है। अब ये ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ ये बीच में कोड देना है, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं फिर क्यू का जो कीवर्ड है वो यूज़ करूँ। अब मैंने क्यू किया, ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने एंड किया, और अब वो समझ जाएगा कि अंदर जो कोई ये कोड होगा ये बेसिकली इसका पार्ट है। अगर हम ये नहीं देंगे तो फिर वो चलेगा, अगर मैं ये दे दूंगा तो वो ये समझ रहा है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। अब ये चीज़ गरीब को समझ नहीं आ रही, ठीक है। मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ एक और लगा के यूँ कर लूँ, ठीक है। अब मैं चलाऊँ फिर भी चल जाएगा, लेकिन देखें बीच में वो जो कोट आ रहा था ना ऊपर वाला, वो नहीं आएगा। देखें, ये देखें यहाँ पर ये कोट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो क्यू जो है बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका मकसद आपने कोड वगैरह देना। तो ये कह रहे हैं स्पेसिफाई योर ओन कोटेशन मार्क्स, चूज एनी डेलीमीटर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज रीडेबिलिटी एंड विजिबिलिटी, दैट्स इट। ये गया नया फंक्शन है, इसको भी आप देख लें। इस तरह से रोज़ को डुप्लीकेट को अगर आपने ख़त्म करना है, आप डिस्टिंग का कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर एसक्यूएल, प्राइमरी यूज़ ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर 15.1, यूज़ एसक्यूएल प्लस इन केस डू नॉट हैव एक्सेस टू ओरेकल। अच्छा, इसको फिलहाल छोड़ दें, हम चूँकि एसक्यूएल डेवलपर और एसक्यूएल प्लस दोनों यूज़ नहीं कर रहे, ना हम एसक्यूएल डेवलपर यूज़ करें, हम टोड यूज़ कर रहे हैं, तो हम टोड की हवाले से बात करेंगे। टोड इज़ अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ओरेकल का अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। कहता है एसक्यूएल अगर डेवलपर यूज़ करना है तो कनेक्शन वगैरह हम यहाँ से बनाते होते हैं, ठीक हो गया। क्रिएटिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, कनेक्शन बनाने का तरीका क्या है वो उसने बताया। उसके बाद उसने सिंपल बताया, यहाँ अपने कनेक्शन का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड देना है,
और उसके बाद नीचे आपने अपनी डेटाबेस की आईपी दे देनी है जिस सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद आपने पोर्ट देनी है, और उसके बाद आपने सिड देनी है जिसके साथ आपने कनेक्ट होना है, डेटाबेस की सिड। तो ये एसक्यूएल डेवलपर से कनेक्ट होने का तरीका उसने बताया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे चलते हैं, ब्राउजिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स ब्राउज करने का तरीका बता रहा है। अब यही अगर हमने यहाँ बैठे हुए हैं टोड के अंदर, तो हमने जस्ट स्कीमा बिल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें टेबल्स नज़र आ रहे हैं, ये 4 टेबल हैं हमारे यहाँ पर। व्यूज़ देखना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक कर देंगे, अगर कोई बना होगा तो वो नज़र आ जाएगा। अभी कोई नहीं बना, नज़र नहीं आ रहा। सिनोनिम्स कोई नहीं बना हुआ, फंक्शन देखते हैं कोई बना हुआ नहीं बना हुआ, प्रोसीजर भी नहीं बना, एक प्रोसीजर बना हुआ सेंड ईमेल का। ठीक है, इसी तरह से पैकेज बने हुए हैं। तो ये डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये टोड में तरीका ये है, लेकिन जो आपका एसक्यूएल डेवलपर है ये उसने उसका तरीका बताया हुआ है। तो ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बाद, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है यूजिंग एसक्यूएल वर्कशीट, ये हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी इसने एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, उसको आप देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैसे करते हैं उसने मुख्तलिफ ये बटन्स वगैरह बताए हुए हैं। लेकिन अगर आपने टोड में करने हैं तो टोड में सिंपल होता है, आपने क्यूरी लिखी, सेमी कॉलन दिया, कंट्रोल एंटर किया, उसके बाद एग्जीक्यूशन हो गई। यहाँ से आपके पास बटन भी होता है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ये वाला आप इसको कंट्रोल एंटर से हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपके बटन है। बाकी ये अपर केस में करने के लिए, ये लोअर केस में, ये इनिशियल कैपिटल, ये इंडेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। ये देखें आप आगे जा रहे हैं, ये हम पीछे आ रहे हैं। तो बेसिकली ये लेफ़्ट और राइट इंडेंट के लिए यूज़ होता है। नई आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी है, नया आपने टैब खोलना है स्केल का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नया टैब खुल जाएगा। वापस जाना आप इस तरह से चले जाएंगे। तो नॉर्मली ये चंद टूल यूज़ होते हैं, ये कमिट करने के लिए, ये रोल बैक करने के लिए। कमिट रोल बैक क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको जब इसका टाइम आएगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये डीएमएल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ होती हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग एसक्यूएल, फॉर्मेटिंग में वो आपको फॉर्मेट वगैरह बता रहे हैं जी। उसके क्या कहते हैं साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए उसकी एग्जांपल दी है उसने। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, रनिंग अ स्क्रिप्ट फाइल। कहते हैं अगर आपने स्क्रिप्ट फाइल बनाई है तो उसको कैसे रन करते हैं। स्क्रिप्ट फाइल क्या होती है? स्क्रिप्ट फाइल हम बना सकते हैं, मैं अभी आपके सामने बनाने लगा हूँ। चूँकि उमर एसक्यूएल प्लस यूज़ कर रहा है तो मैं सिंपल ये मैंने अभी एक क्यूरी लिखी थी, सेलेक्ट टेस्टिक फ्रॉम EMP, आपके सामने डाटा शो हो रहा है। मैं इसकी स्क्रिप्ट फाइल बनाना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा सेव। सेव लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई भी ड्राइव में ले लेता हूँ E कॉलन, और इसका नाम मैं EMP के नाम से सेव कर देता हूँ। देखें उसने लिखा है क्रिएटेड फाइल emp.sql। ठीक है, अब इसके अंदर फाइल के अंदर गया क्या है, ई के अंदर emp.sql फाइल बन गई है। इसके अंदर देखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP पड़ा हुआ जो हमने लास्ट स्टेटमेंट लगाई थी। अब अगर हमने इस फाइल को फ्यूचर में कहीं पे भी रन करना है तो मैं @e:/emp.sql करूँगा। तो वो वाली फाइल @ का मतलब है इस पाथ के ऊपर ये वाली फाइल पड़ी है, इसको रन कर दो। ये देखिए इसने रन कर दिया। तो ये भी तरीका होता है अपनी फाइल को सेव करने का। ये तो मैंने आपको SQL प्लस के अंदर बताया है। ठीक है, इसी तरह से टोड में भी इसका मेथड होगा। मैंने कभी टोड में इसको यूज़ किया नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, ये बेसिक चीज़ें हैं इसलिए मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। एसक्यूएल स्टेटमेंट कैसे है, डिस्प्लेइंग द टेबल स्ट्रक्चर। अगर आपने टोड में टेबल स्ट्रक्चर देखना है तो आप सिंपल टेबल नेम के ऊपर क्लिक करके आपने F4 दबा देना है तो आपके सामने टेबल स्ट्रक्चर आ जाएगा। एसक्यूएल डेवलपर में राइट क्लिक करते होते हैं या ब्राउज़र में जाकर स्कीमा ब्राउज़र में जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये टेबल है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं टोड के अंदर SQL प्लस के अंदर, तो यहाँ पर आप डिस्क्राइब का कमांड डिस्क्राइब पूरा लिख दें। और ये जो डिस्क्राइब की कमांड है सेट लाइन साइज 50 डिस्क्राइब EMP, ये जो डिस्क्राइब की कमांड होती है ये, अब देखें सेट लाइन साइज की कमांड है, ये SQL प्लस की कमांड है, ये टोड की कमांड्स नहीं है, ये SQL डेवलपर की कमांड्स नहीं है, ये SQL प्लस की कमांड है इस इन्वायरमेंट की जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्राइब भी SQL प्लस की कमांड है, मैं डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकता हूँ। SQL प्लस की कमांड जो होती हैं वो एब्रीविएट हो सकती हैं। ये देखिए मैंने DESC लिखा है, लेकिन SQL की कमांड नहीं हो सकती। मैं SELE सेली फ्रॉम EMP नहीं लिख सकता, मुझे सेलेक्ट पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेबल स्ट्रक्चर के बाद। नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब कमांड है, मैंने आपको बता दिया। डिस्क्राइब टोड में भी वैसे यूज़ हो जाती है। अगर मैं लिखूँ डिस्क्राइब EMP
एंटर करूँ तो मेरे टेबल का स्ट्रक्चर शो हो जाएगा, वही बात जो मैंने F4 के ज़रिए की थी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ये समरी है, आपका चैप्टर एंड हो गया। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ताकि हम सेपरेट फाइल्स को सेव कर सकें।